Hello everyone, welcome to Busy Bees Class 9. So, as you all know that this is my first YouTube video, so I hope that you will give love to this YouTube channel and share it with your friends. So, without wasting time, we are starting the chapter French Revolution. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम फ्रेंच के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी रेवोल्यूशन जो फ्रेंच में हुआ था कब 14 जुलाई 1789 को. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. On morning of 14 July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. The king had commanded troops to move to the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in the front town hall and decided to form the People's Militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. जो 14 जुलाई का जो डे था पेरिस की मतलब फ्रांस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है. क्यों? क्योंकि तब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो था बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था और जो किंग ने जो थे ट्रूप्स मंगवा लिए थे मतलब आर्म्ड फोर्सेस मंगवा ली थी कि र्यूमर्स ये थी कि जो किंग है वो अपने जो सिटीजन्स हैं उस पर फायर कर देगा और 7,000 मैन और वुमेन टाउन हॉल के गार्डन में इकट्ठा होके उन्होंने क्या किया, पीपल्स मिलिटिया फॉर्म की. ठीक है, वो नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में मतलब अलग अलग डिवाइड हो गए. किसकी सर्च में? आर्म्स मतलब हथियार. सो finally, a group of several hundred peoples marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison Bastille, where they had found in the hoarded ammunition. In the armed fight they followed, commander of Bastille was killed and the prisoners were released. Thought there were only 7 of them. तो इसमें क्या हुआ था कि फाइनली जो सेवरल हंड्रेड लोगों का जो पीपल का जो ग्रुप था वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी मतलब फोर्ट्रेस मतलब एक बहुत ही बेकार गंदी जिसे माना जाता है प्रिजन बेस्टाइल में गए जहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब मारपीट की सबके साथ और वहाँ पे जो कमांडर था बेस्टाइल का उन्होंने क्या किया, उसे मार दिया और जो प्रिजनर्स थे उन्हें रिलीज़ कर दिया, जो बस 7 थे वहाँ पे प्रिजनर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है येट बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग. The fortress was demolished into several fragments, were sold into market to those who wished to keep the souvenir of their destruction. तो बेस्टाइल को कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो किंग की पावर से चलती थी. ठीक है, उसमें मतलब जो किंग कहेगा वही जो है बेस्टाइल करेगी. ठीक है, फोर्ट्रेस प्रिजन जो थी मतलब वो जो प्रिजन थी उसे बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे उन्हें मार्केट में बेच दिया गया ताकि जो लोग सवर्नियर ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब कितनी डिस्ट्रक्शन कितनी बुरी तरह तरीके से डिस्ट्रक्शन हुई थी उसे याद करना चाहते हैं तो उसे हम सवर्जन ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं और इसीलिए उन्होंने स्टोन फ्रेगमेंट्स को मार्केट में सेल कर दिया था. द डेज followed that saw the both rioting both in Paris and the countryside. Most of the people were protesting against the high price of bread. ठीक है, तो much later historians looked upon this time. They saw it was the beginning of change that ultimately led to execution of the king in France, though almost the people didn't anticipate this outcome. How and why this happened. तो इसके बाद जो कई लोग थे वो क्यों कर रहे थे कि क्यों मतलब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि जो ब्रेड के प्राइसेस थे बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे एकदम. तो जब ब्रेड के इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस हुए तब उन्हें लगा कि मतलब जितनी उनकी इनकम है उससे भी अगर वो ज़्यादा अगर सिर्फ ब्रेड का प्राइस देंगे तो बाकी अपना जो घर है वो कैसे चलाएंगे. तो इसीलिए तो कई हिस्टोरियन जो कहते हैं जब वो पहले के टाइम को देखते हैं तो वो कहते हैं ये एक बिगिनिंग ऑफ चेंज था. चेन मतलब इवेंट्स की चेन था मतलब कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती है पूरे जो हिस्ट्री में हमारे उसकी वो स्टार्टिंग थी. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे बुरी तरह. ठीक है, तो इस पेज में तो यही था एंड लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पेज. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट
18th सेंचुरी, मतलब फ्रेंच की सोसाइटी जो थी लेट 18th सेंचुरी में किस तरह की थी. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antony. तो 1774 में क्या हुआ, जो क्या कहते हैं ल्यूइस 16 था, जो बर्बन फैमिलीज एक किंग की फैमिली थी, उसे थ्रोन मिल गई, मतलब जो होती है ना राजा वाली कुर्सी, वो मिल गई. और 20 ईयर्स का जब वो था तब उसकी शादी होगी किससे, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी अटॉनी से. या आपको पूछा जा सकता है हु वॉज द वाइफ ऑफ लुइस 16, कौन, मारी अटॉनी. ठीक है. Upon his accession, the new king found empty treasury. Long years ago of war drained all the financial resources of France. Added to this, the cost of maintaining the extravagant कोर्ट ऑफ द इमेंस प्लेस ऑफ वर्सेल्स. तो कहते हैं जब वो किंग बना, जो लुइस 16 था किंग बना, तब उसे अपनी ट्रेजरी मिली. तो वहाँ पर बहुत सारे, ये क्यों हुआ, तो ये आपको कॉजेज पूछे जा रहे हैं कि क्यों किंग को एम्प्टी ट्रेजरी मिली. क्यों मिली, क्योंकि बहुत सालों पहले की जो वॉर हुई थी, तो उसने फ्रांस के सारे जो जितने भी पैसे थे, वो सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे, टोटली ख़त्म हो गए थे. ठीक है. और एडेड टू दिस वॉर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वर्जन कोर्ट ऑफ द इमेंस प्लेस ऑफ वर्सेल्स, जो मतलब वहाँ का जो पैलेस था वर्सेल्स, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसे मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता था. लुइस 16 के अंडर उन्होंने फ्रांस की 13 अमेरिकन कॉलोनीज, फ्रांस ने हेल्प की 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को. क्यों, क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थी. कॉमन एनिमी ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन जो थी वो क्या कहते हैं फ्रांस की भी एनिमी थी. तो फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया, अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को हेल्प किया, किससे, इंडिपेंडेंस गेन कराने में, ब्रिटेन से. ठीक है. तो एक ये भी था. तो तब वॉर हो गई उनके बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में. जो वॉर ने क्या किया, बिलियन लीवर्स डेब्ट. तो बिलियन लीवर्स जो थे उन्होंने वहाँ पे क्या कहते हैं मनी लेंडर से ले लिए थे 1 बिलियन, और जो क्या कहते हैं राइज हो गए थे, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. कितने तक, 2 बिलियन लीवर्स हो चुके थे अब वो, मतलब इंटरेस्ट लगता है. तो वो जो प्राइजेस नहीं, जो मनी उन्होंने ली थी 1 बिलियन, वो अब 2 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट की हो चुकी थी. Lenders who gave the straight credit now began to charge 10% of the loans. तो मतलब 10% वो लोन्स पे ले रहे थे, 10% लोन्स जितने उन्होंने दिए थे उन्हें लोन्स. ठीक है. तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो obliged to spend an increasing percentage of its building budgets on interest payments alone to meet the regular expenses such as the cost of maintaining army, court, running government offices, universities. The state founded to increase the taxes. तो अब क्या हुआ, फ्रांस को जो था अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को जो था उसे कवर करने के लिए क्या करना पड़ा, कौन से एक्सपेंसेस थे पहले, जो मेंटेनिंग कोर्ट और आर्मी को मेंटेन करना, उन्हें फूड प्रोवाइड करना, और गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाना, यूनिवर्सिटीज़ को चलाना. और जो इसके लिए जो फ्रांस था वो फोर्स हो गया था कि उसे टैक्सेस जो थे बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने पड़ गए थे. येट even this measure Yet, even this measure would not have sufficed. The French society in the 18th century was divided into 3 states and only the member of third state paid tax. तो ये बात मैं आपको बताना भूल ही गई कि फ्रांस में पहले 3 स्टेट हुआ करती थी. तो फर्स्ट में कौन से लोग आते थे, लेट्स चेक. फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी मतलब वो जो चर्च में काम करते हैं, वो लोग जो चर्च में काम करते हैं. ओके. और सेकेंड स्टेट में आते थे नोबालिटी मतलब किंग के जो मिनिस्टर्स होते थे वो आते थे सेकेंड स्टेट में. और थर्ड स्टेट में जो थे बिग बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट, कोर्ट्स, मतलब जो कॉमन पीपल हैं वो इसमें आते थे, इंक्लूड हो जाते थे इसमें. ठीक है. तो सिर्फ इन सबको ही टैक्सेस देना पड़ता था. और ये जो थर्ड स्टेट है उसमें भी बहुत सारी टाइप्स की हुई थी. मतलब सबसे पहले कौन सी टाइप थी, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स. सेकंड टाइप कौन सी थी,
पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। आर्टिसंस वो होते हैं जैसे जो क्या कहते हैं मोची वगैरह होते हैं वो सब लोग। और उसके बाद कौन आते थे? स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? तो थर्ड जो तीन स्टेट्स थी उसमें से सिर्फ थर्ड स्टेट को जो थे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। The society of state was a part of the feudal system that dated back to Middle Ages. The older term is usually used to describe the society of institution for France before 1789. तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी 1789 से पहले, 1789 से पहले उसे हम क्या कहते हैं? ओल्ड रिजाइम। ये याद रखना, ये डेफिनेशन पेपर में ज़रूर आ सकती है। Figure to show how the system of state in French society was organized. The peasants was made about 90% of the population. 90% जो थी फ्रांस की पॉपुलेशन किसकी थी? पीजेंट्स की। ठीक है, तो However, only a small number of peasants owned their land they cultivated. About 60% of lands were owned by nobles, churches and other richer members of the third state. तो क्या हुआ कि जो बहुत ही कम नंबर के जो थे लोग उनके पास अपनी खुद की लैंड थी जहाँ पे वो कल्टिवेशन करते थे। मेनली जो 60% ऑफ लैंड थी वो नोबल्स, चर्च और बाकी जो रिचर मेंबर्स लाइक बिजनेसमैन और मर्चेंट्स वगैरह को दी गई थी वो बाकी लैंड। तो उनके पास बहुत ही कम लैंड आती थी। The members of first two states, the clergy and nobility, enjoyed the certain privileges by birth. The most important that was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These include the feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to lord and to houses, to fields, to serve in armies, or to participate on the building roads. तो क्या होता था कि क्लर्जी और नोबिलिटी को सबसे बड़ी प्रिविलेज क्या दी गई थी कि वो उन्हें टैक्स जो था पे नहीं करना पड़ता था। तो मतलब वो बाय बर्थ ही ये सारी जो प्रिविलेजेस हैं उसे इंजॉय करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था कि उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। और जो नोबल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मतलब गेन करते थे। कैसे? क्योंकि वो टैक्स तो लेते ही लेते थे, लेकिन वो जो पीजेंट्स हैं उन्हें अपने घर में काम लगा सकते हैं, फील्ड्स में काम लगा सकते हैं, या बिल्डिंग रोड जैसे रोड्स जहाँ पर बनती हैं तो वहाँ पर उन्हें काम पे भी हायर कर सकते हैं। Church too extracted its share of taxes called the tithes from the peasants. Finally, all the members of the third state had to pay the tax. These include the direct tax tally and the number of indirect tax which were levied on the articles of everyday consumption like salt, tobacco, burden of financial activities and borne by the third state only. तो अब ये दो टैक्सेस का नाम आ गया तथीस और टेले। तथीस वो जो टैक्सेस जो थे कि वो जो चर्च टैक्सेस लेती थी किससे? पीजेंट से। ठीक है, और फाइनली जो एक डायरेक्ट टैक्स जो क्या कहते हैं बहुत ही सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी देने पड़ते थे, लेकिन जो सॉल्ट, तंबाकू वगैरह जो मतलब एवरीडे कंजम्पशन थी उनकी, उनके भी टैक्सेस जो थे थर्ड स्टेट मतलब पीजेंट्स को ही देने पड़ते थे। ठीक है, तो अब वीडियो हमारा हो गया बहुत ज़्यादा लॉन्ग। सो अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कर दो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।